हाँ ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें डायरेक्शन कैसे आती है और कौन से वेक्टर को हम यूज करते हैं ग्राफ पर या पेपर पर इसके डायरेक्शन को बताने के लिए। ये तो बेसिक फॉर्म है ग्रेविटेशन लॉ का, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर m1 और m2 ये वहां से r इनके बीच की डिस्टेंस है, फोर्स इनके बीच का जो एक्ट कर रहा है उसको हमने लिखा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि m1 m2 पर कितना फोर्स लगाना है या कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो वो डायरेक्शन ये है, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन हम कहेंगे कि m1 से m2 कितना दूर है, r है, वो डायरेक्शन उधर है, ठीक है। इसी फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको वेक्टर की तरह लिखेंगे, एक एरो, ओवरहेड एरो, और उसको लिखेंगे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीजें पहले चीज रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्शन बतानी है तो हमको एक यूनिट वेक्टर काम में लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर हम r के रूप में लेते हैं और r कैप लिखेंगे। अब बात आती है कि r कैप प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो वो यहाँ से डायग्राम से देखेंगे। हमने अभी कहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी जो रहेगा इसके कारण इसके ऊपर वो इधर की तरफ रहेगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उधर है, ठीक है। तो उधर है तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर हमको ऑपोजिट दिख रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर माइनस r कैप आएगा। r कैप डायरेक्शन में ये होगी फोर्स की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन जो उधर है, तो माइनस r कैप आएगा। इसको हम लिखेंगे माइनस G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप, ठीक है। तो अब देखो, अगर इस माइनस को भूल जाओ आप, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डायरेक्शन क्या है? r कैप की। r कैप की डायरेक्शन क्या होगी? ये, सॉरी ये, वो r कैप की डायरेक्शन है, लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स या लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। डायरेक्शन के साथ इसमें देखना, तो ये माइनस हमको क्या बता रहा है? एक बेसिक चीज बता रहा है, वो ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी फोर्स एक्ट करेगा तो वो अट्रैक्टिव होगा। दिख रहा था यहाँ पे? इस m1 ने m2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन ये है, कितना लगाया? इतना। कौन से डायरेक्शन में लगाया? माइनस r कैप। माइनस r कैप कौन सी है? r कैप वो है माइनस r कैप, इसके ऑपोजिट जो कि फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है। समझ रहे हो? इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म बताते हैं फोर्स का। तो अगला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखने से पहले देखते हैं सुपरपोज का मतलब क्या होता है। पोज का मतलब होता है आप घर में फोटो खिंचवाते हैं, पोज देना, है ना। तरह तरह से मुंह, शरीर, उंगलियों तोड़ मरोड़ कर पोज देते हो, उल्टे पीछे आगे नीचे, फोट ऊपर आप नीचे, फोट पीछे आप आगे, कई तरह के होते हैं। तो पोज देना होता है। सुपरपोज का मतलब है एक के ऊपर दूसरे, ठीक है, एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ पर सुपरपोज होता है। एक किताब के ऊपर दूसरी किताब पर सुपरपोज होता है, ये कहलाएगा। तो सुपरपोज का मतलब यहाँ पर ये होगा कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में हम अलग अलग जो फोर्सेस लगेंगे उनको ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे उसका एक तरीका है, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये काम आएगा। लेकिन ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। अभी हम एक मास और आ जाए तो टोटल फोर्स पेयर कितने होंगे सोचो। अगर दो ऑब्जेक्ट और फोर्स पेयर कितने हैं? एक ही है। इसने उस पे लगाया, उसने इस पे लगाया, तो बराबर ही होते हैं। बराबर फोर्स है, केवल डायरेक्शन अलग है। चलो मान लेते दो फोर्स है, ये दो केवल डायरेक्शन में अलग अलग है, बाकी है सेम। अगर ये तीन मास होते तो कितने फोर्स पेयर बनते? दो, तीन बनते हैं। देख लो एग्जांपल, एक, दो, तीन फोर्स पेयर बनते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर तीन मासेस है कहीं पर, तो इसके ऊपर इन दो के कारण कितना फोर्स लग रहा है। वापस देख लो तीन क्या है। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पर ये तीन मासेस हों, m1, m2 और m3, तो सिर्फ m2 के ऊपर m3 और m1 के कारण कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं ताकि हमको लिखने में समझने में आसानी हो। इसको मैं m2 बोल देता हूँ, इसको m1 बोल देता हूँ। अब मैं एक मास को अपने नजर में रखता हूँ, सेंटर में रखता हूँ कि इसके ऊपर इन दोनों के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो कितने फोर्स पेयर बनेंगे? दो ही बनेंगे, m2 m1, m3 m1।
अगर सिंपल ये M1 M2 या M3 होता तो एक ही पेयर बनता और सीधा ऐसे लिख देते, लेकिन अब कितने बन रहे हैं? 2 पेयर। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए तरीके जो प्रिंसिपल काम में लेंगे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अब 2 फोर्स पेयर बनते हैं, तो दोनों को ऐसे नहीं जोड़ सकते कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को आपको डायरेक्शन के साथ जोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि 5 किलो और 10 किलो 15 किलो होते हैं, तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन 15 न्यूटन होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन भी जरूरी है। अगर वो सेम डायरेक्शन में तो जोड़ सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो घटेंगे, किसी और डायरेक्शन में हुआ तो वेक्टर लॉ फॉलो करते हुए जुड़ेंगे या घटेंगे, जो भी होगा रिजल्ट आएगा उनका। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये m1 है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर r1, ये इसका पोजीशन वेक्टर r2, ये इसका पोजीशन वेक्टर r3। लेकिन हमें इनसे खास कर मतलब नहीं, हमें खास मतलब है इनकी इंटर डिस्टेंस है, आपस में कितनी डिस्टेंस है। तो m1 और m2 से बीच डिस्टेंस कितनी होगी? r1 2। ये वेक्टर नहीं है, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं है, ये प्रॉपर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं। m1 से m3 की कितनी होगी डिस्टेंस? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर r1। बस ये दो ही काम लेते हैं, क्योंकि हमें इनका आपस में कुछ नहीं करना है। फोर्स ये भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ नहीं बनाया तो इन दो के बीच फोर्स नहीं रहेगा, वो भी रहेगा, पर हमें क्योंकि सेंटर में हमें रखना है कि m1 के ऊपर m2 और m3 का कितना फोर्स लग रहा है वो पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं we try to find the force on m1 due to m2 and m3, ठीक है। इनके कारण फोर्स पता करने की कोशिश करते हैं, तो इनके पोजीशन वेक्टर बना दी। अब इंडिविजुअल हम फोर्स लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन के साथ। पॉज करना। तो m1 के ऊपर m2 और m3 के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में दो अलग अलग इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। F12 मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये होगा, और थर्ड सॉरी सेकंड पार्ट जो होगा इसका वो होगा F13 जो कि होगा Gm1 m3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 कैप। अब ये डायरेक्शन हमने मेंशन कर दी, यहाँ पर वो डायरेक्शन क्या है, कितना एंगल बन रहा है, वो जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे उसमें देखेंगे कि इस वेक्टर यूनिट वेक्टर एंगल को आप कैसे दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाएंगे एंगल के साथ, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम केवल 3 पढ़ रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा? टोटल फोर्स ऑन m1, उसके लिए लिखेंगे हम F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। अब आपको लग रहा है आपने तो सीधा ही ऐड कर दिया, अलजेब्रिक सम होता है जिसमें डायरेक्शन को हम ध्यान में नहीं रखते, उसको भी सीधा ही जोड़ते हैं x1 प्लस y इक्वल टू z, ये भी तो वही लिखा है। लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हम डायरेक्शन का कैसे ध्यान रखें, ठीक है। तो ये वैल्यू रखते हैं यहाँ से, वो g कॉमन आ जाएगा बाहर से, है ना, और अंदर क्या बचेगा m1 m2 अपॉन m1 भी कॉमन आ जाएगा वैसे, पर अलग लिख देते हैं r12 स्क्वायर r12 कैप प्लस m1 m3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 कैप, ठीक है। ये रहेगा टोटल फोर्स। अब इसमें डायरेक्शन वाली बात ये दोनों कैरी करते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लिखना है मुझे, ये तो गणित है या अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन समझ में क्या आएगा मेरे को वो समझ सकते हैं, वो लिख कर देखेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है इन वर्ड्स की when there are more than 2 mass particles or mass objects, then force on any one mass object is the vector sum of all the individual forces, where no two forces disturb each other. कोई भी दो फोर्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी वो अपने अपने अलग अलग एग्जिस्टेंस को बनाते हुए जुड़ जाएंगे। जैसे आप बस को धक्का लगाते हैं, कोई आगे से लगाता है, कोई पीछे से लगाता है, कोई कैसे लगाता है, सबकी अलग अलग थोड़ी बहुत डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन सब जुड़ जाते हैं। अब एक जो धक्का दे रहा आदमी, क्या वो अपने धक्का लगाने से दूसरे वाले को प्रभावित कर रहा है?
ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ज्यादा धक्का लगाए तो आपको फर्क पड़ेगा उससे। आप इतना लगाओगे उतना ही लगाओगे। जो ओवरऑल फर्क पड़ना है वो बस के ऊपर पड़ेगा। बस अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो बस चलेगी, तेज चलेगी, ज्यादा नहीं लगेगा फोर्स धीरे चलेगी, ठीक है। या बस की कोई भी चीज हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो ही चीजें होती है इंपॉर्टेंट, कि एक तो जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सब इंडिविजुअली ऐड होते हैं, ठीक है, और कोई भी एक फोर्स दूसरे फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता, सारे इंडिविजुअल है। हमने देखा ना यहाँ पर ये फोर्स अपना अलग है, ये फोर्स अलग है, लेकिन फिर भी जुड़ रहे हैं। इस फोर्स पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्स ये इसका स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। रोपण का मतलब आप समझते हैं, पदारोपण। यस सर। अध्यारोपण का मतलब एक के ऊपर एक दूसरी चीज। तो हमने यहाँ पर एक के ऊपर एक क्या रखा है, एक फोर्स के साथ दूसरा फोर्स जोड़ दिया। कैसे जोड़ा है? वेक्टर में डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए उनको जोड़ा है। तो स्टेटमेंट आप इधर लिख सकते हो, समझा मैंने दिया आपको। अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि किसके का तो नहीं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने पहले कि 3 इक्वल मासेस ऑफ m किलोग्राम ईच आर फिक्स्ड एट अ वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है ट्रायंगल के 3 कॉर्नर, ठीक है, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन सा इक्विलैटरल है? क्या होता है इक्विलैटरल? तीनों साइड इक्वल होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं तीनों साइड प्लस, वहां पे बता सर एंगल भी तीनों एंगल इक्वल होते तो अपना बराबर होता है। ये ट्रायंगल का रूल है ना। दो साइड अगर इक्वल है तो उसके दो सामने के दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, और तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, ये रूल होता है। उनके वर्टिसेस हैं BC। अब इसमें आज हम क्या पता करने वाले हैं कि अगर उनके सेंट्रोइड G पर एक 2m किलोग्राम का कोई मास रखा हो तो ABC पर रखे हुए m किलोग्राम के 3 मासेस के कारण कुल कितना फोर्स एक्ट करेगा। एक चीज और इन्होंने दी जो है ऊपर डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। इनके ऊपर m मासेस रखे हुए हैं, जिन m किलोग्राम। इसका सेंट्रोइड बोल रहे हैं यहाँ पर G, ठीक है। तो एक चीज जो इन्होंने दी है GC, GB और AG या GA, इन सब की वैल्यू दे रखी है हमको यहाँ पर। GA इक्वल टू GB इक्वल टू GC कितना दे रखा? 1 देखो ना, 1m दे रखा, 1 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस ये कह रहा है यहाँ पर अगर 2m रख दिया जाए सेंट्रोइड पर 2m किलोग्राम, ये सेंट्रोइड पर दिया है, इसके ऊपर इन तीनों के कारण कितना फोर्स लगेगा ये पता करना। तो सुपरपोजिशन का मामला है, 2 से ज्यादा मासेस है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो अब सीधा तो नहीं जोड़ सकते ना, इसमें लगाया तीनों को जोड़ दो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन उधर है, उसकी डायरेक्शन ऊपर है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम डायग्राम में फोर्सेस की डायरेक्शन बनाते हैं। ये कह रहा है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, और इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। अभी डायग्राम बोल जाते हैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। उसमें हम जितनी भी बॉडी दिख रही है, ये लाइन, ये ट्रायंगल वो सब हटा देंगे, हम केवल वेक्टर्स को रखेंगे यहाँ, ठीक है। और एंगल नहीं पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो सेंट्रोइड से आने वाली लाइन कितनी होगी, जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा? 30 डिग्री। डिवाइडर होता है एंगल डिवाइडर, बेसिक ज्योमेट्री। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, ये 30, एंगल सारे बराबर है, याद रखने की जरूरत नहीं है। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सेंटर में ये पॉइंट रखेंगे, इसके चारों ओर सारे फोर्स बनाएंगे। एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं FGA। GA का मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा। एक फोर्स
एक्स और वाई दोनों में माइनस वाई और एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दोनों मिला के माइनस वाई तो ये होगी और एक्स ये होगी, ये इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स किधर एक्ट कर रहा है नहीं, इसको क्या नाम देंगे एफ जी सी, एक फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, इसको क्या नाम देंगे एफ जी बी। अब बताओ ये एंगल कितना होगा अगर हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। कैसे, ये यहाँ पर मत देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से तो लग रहा है 45 होगा, लेकिन हमको तो ये कहाँ से उठा के लाए, यहाँ से उठा के लाए एक, हाँ 30 डिग्री। देखो अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा, जेड बन रहा है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 डिग्री। तो एक चीज मैंने कहा ना एंगल और वेक्टर ही लेके चलते हैं, ये तो एक्सिस है, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, उनमें से ये वाला फोर्स तो ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में है, ये दो प्रॉपर्ली डायरेक्शन में नहीं है, तो डायरेक्शन में लाएंगे, डायरेक्शन लाने की हमारी टेक्निक होती है कंपोनेंट निकालना, ये होती है हमारी टेक्निक। तो इधर का कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा एफ जी सी cos 30, ठीक है, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो एफ जी सी sin 30, इसको उधर रिजॉल्व करेंगे तो एफ जी बी cos 30, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे एफ जी बी sin 30। जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको तो cos कंपोनेंट बोलते हैं, है ना, और जिसके साथ लेके जाते हैं एंगल के अलावा सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, तो वो बनता है sin कंपोनेंट, ठीक है। तो लिख देते हैं, देखो इसमें लिख देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, इधर एक कंपोनेंट बनेगा एफ जी सी cos 30, इधर बनेगा एफ जी सी sin 30, इसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर एफ जी बी sin 30, और एक उधर कंपोनेंट बनेगा एफ जी बी cos 30। अब आपको सारा खेल दिख रहा है कि इसका एक कंपोनेंट इधर बन रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर बन रहा है, एक कंपोनेंट इसका इधर बन रहा है, उस वाले का एक कंपोनेंट इधर बन रहा है। अब सारे फोर्सेस एक्स और वाई में आ गए, हो गया ना, इनमें तो हम सीधा यार जोड़ते हैं घटाते हैं, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं हम ऐसे नहीं करके थोड़ा अलग तरीके का काम में लेते हैं, हम ये लिखते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में कुल कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स की बात कर लेते हैं, एफ एक्स की बात कर लेते हैं, एफ एक्स में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो जी सी cos 30 और जी एफ जी बी cos 30, बट ये प्लस में वो माइनस, तो इसको ऐसा लिखेंगे एफ जी सी प्लस में है तो प्लस आई कैप, एक्स के लिए क्या नाम है, ये किधर है माइनस आई कैप, cos 30 दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, दिया आएगा माइनस एफ जी बी आई कैप cos 30, लिख सकते हैं ऐसा, cos 30 दोनों में कॉमन आ गया, ये माइनस क्यों आया, माइनस आई कैप क्योंकि उधर जाता है, ये बैलेंस हो गए, इधर लेते हैं वाई डायरेक्शन में एफ वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देखो कौन सा फोर्स है एफ जी ए, वो आएगा जे कैप, आएगा नहीं। अब आएंगे नीचे वाला दो फोर्स ये और ये, इनमें साइन कॉमन है तो साइन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इससे तो ऑपोजिट में, तो इसलिए माइनस में आएंगे, माइनस जे में है ना दोनों फोर्स, माइनस वाई में तो यहाँ आएगा ये एफ जी बी प्लस एफ जी सी और sin 30, ठीक है। अब एक चीज और देखो आप यहाँ पर कि एफ जी सी जी बी और एफ जी ए इनकी वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर है, तो डिस्टेंस तो सबकी बराबर है, ये पेयर बन रहा है 2m m 2m m 2m m, तो तीनों फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं, देखो F G A F G B F G C G M 2m upon 1 स्क्वायर, ये सेम यहाँ रहेगा ना, G M
2m अपॉन 1 स्क्वायर। सेम यहाँ रहेगा GM 2m अपॉन 1 स्क्वायर। सबकी फोर्स की वैल्यू बराबर है, बराबर है इसका मतलब ये बराबर है, ये कितना हो जाएगा? अगर ये और ये फोर्स बराबर है तो टोटल कितना होगा? माइनस है, जीरो। एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? यहाँ पर ये है, जुड़ रहे हैं, डबल हो जाएंगे, लेकिन साइन 30 है साथ में, मान लेते हैं ये 2f हो जाता है, ठीक है, और ये साइन 30 कितना होता है? हाँ, माइनस ये कितना है? ये है ना, इसको वापस f लिख सकते हो। अब डायरेक्शन को आप पहले कह रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस आ गया, j कैप, इससे ये कटेगा f j कैप माइनस f j कैप, कितना आएगा? 0। टोटल फोर्स कितना लगेगा इसको? 0। पहले डायरेक्टली बोल देता मैं आपको 0 लगेगा, इतना लंबा काम नहीं किया ऐसे समझा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझा कि डायरेक्शन कैसे सॉल्व करनी है। हम कोई चीज थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, हम वो सीधे तरीके से पढ़ते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन हम करने बैठते हैं तो सामने डिग्री चीज है 0 होगा, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसी काम को प्रैक्टिकली करने के लिए और मेहनत करनी है, ठीक है।